भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्शाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य राज संत मनोज्ञ आचार्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। प्यारी परिभव्यात्माओं, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। सभी रिश्ते बिक रहे थे खुलेआम बाजारों में। हमने कांपते अधरों से पूछा कि क्या भाव चल रहा है रिश्तों का। दुकानदार ने कहा कि कौन सा रिश्ता खरीदेंगे। बाप बेटे का रिश्ता, मैंने कहा ये भी बिकता है। बोले आज के जमाने में यही भी बिकता है। मैंने कहा और कौन कौन से रिश्ते हैं। बोले भाई बहन के रिश्ते भी बिकते हैं, पति पत्नी के भी रिश्ते बिकते हैं, माँ बेटे के रिश्ते बिकते हैं, इंसानियत के रिश्ते बिकते हैं। बोलो गुरुदेव कौन सा रिश्ता खरीदोगे। हमने कांपते अधरों से पूछा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि गुरुदेव क्षमा करना, हिंदुस्तान में हर रिश्ता बिकता है लेकिन दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिका करता है। यह रिश्ता बिकाऊ नहीं है, इसका मोल मत लगाओ गुरुदेव, क्योंकि जिस दिन इस देश में दोस्ती का रिश्ता बिक गया उस दिन इस संसार को उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक दोस्ती अनमोल है, मान्य सब बिक सकते हैं। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती और दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है दोस्ती, मगर इन धागों से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। इन धागों से मजबूत कोई जंजीर दोस्ती का रिश्ता। ये आगे की सफ में जो बैठे हैं, न जाती है न पाती है। यदि ये बैठे हैं तो दोस्ती के रिश्ते में यहां आकर के बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। हमारा देश दोस्ती करना जानता है। दुनिया ने देशों को जीता होगा लेकिन मेरा हिंदुस्तान किसी देश को जीतने पर विश्वास नहीं रखता। हम दिलों को जीतने पर विश्वास रखा करते हैं, ध्यान रखना। देश जीते तो क्या जीते, जो दिल को जीत लेते हैं वो सारी दुनिया पे राज्य किया करते हैं, ध्यान रखना है। पूरे तमाम कायनात पर वह शासन किया करता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। निवेदन, कुछ रिश्ते रब बनाता है, कुछ रिश्ते हम बनाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना बनाए बन जाया करते हैं, ध्यान रखना। उन्हें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
एक बात याद रखो उदयपुर वालों, 3 चीज बड़ी नसीब से मिलती है। पहली चीज बड़ी किस्मत से, बड़े भाग्य से, बहुत पुण्य किया होगा, बहुत किस्मत हो गई तुम्हारी, बहुत सत्कर्म किए होंगे, तो पहली चीज जो किस्मत से मिलती है वह है पत्नी। बड़े किस्मत से मिलती है मेरे भाई, ध्यान रखना। पत्नी तो सबको मिली है, लेकिन पत्नी जो होती है वो बड़ी किस्मत वालों को मिला करती है मान्यवर। इसलिए तो कहा है कि पत्नी के आगे धर्म पत्नी लगता है, पति के आगे धर्म पति नहीं लगता है। कभी बोल के देखना, बोलना किसी से मिलो अजनबी से तो आप कहोगे ये मेरी धर्म पत्नी है, कभी पत्नी बोलेगी ये मेरा धर्म पति है, ध्यान रखना। बोल मत देना, चरित्र बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना है। और जब पत्नी के आगे धर्म लगा दो तो आदमी का चरित्र सुधर जाया करता है, ध्यान रखना। जो पति को धर्म से लगाती है वो धर्म पत्नी सबको मिलती है, लेकिन धर्म पत्नी सबको नहीं मिला करती है। मुश्किल से बड़े किसी जन्म का पुण्य होगा, पहला रिश्ता नसीब से मिलता है, वह रिश्ता है धर्म पत्नी का। दूसरा रिश्ता जो बड़े किस्मत से मिलता है, पत्नी से भी ज्यादा पुण्य चाहिए, और वह दूसरा रिश्ता यदि कोई किस्मत और सौभाग्य से मिलता है तो अच्छी संतान बड़े नसीब से मिला करती है, ध्यान रखना है। संतान तो जानवरों को भी हो जाया करती है, लेकिन अच्छी संतान होना, आज्ञाकारी पुत्र होना, आज्ञाकारी पुत्र वधु होना, आज्ञाकारी पुत्रियां होना, ये भी कम नसीब का काम नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला रिश्ता पत्नी, फिर रिश्ता आता है अच्छी संतान का, और तीसरा इन दोनों से भी बड़ा रिश्ता बड़ी नसीब से मिलता है, और वह रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता, ध्यान रखना। ये बड़े नसीबों से, अच्छे दोस्त मुश्किल से मिला करते हैं, बिगाड़ने वाले तो हजारों मिलेंगे, जिंदगी को संवारने वाले बहुत कम दोस्त हुआ करते हैं इस धरती पर। मान्यवर, अच्छी पत्नी लाने में परिवार का हाथ है। परिवार वाले चयन करते हैं किससे शादी करना, खानदानी होंगे, अपने मन से ले आओ तो फिर तुम भुगतो, माँ बाप कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रख। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन जब माँ बाप लाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी होती है उस परिवार को अच्छे से बसाने का। अच्छी पत्नी लाने में परिवार का हाथ होता है, और अच्छी संतान में ना परिवार का हाथ है, ये प्रकृति का हाथ है, ये नेचर का हाथ है, ध्यान रखना। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बाप क्या कर सकता है अच्छी औलाद पैदा करने के लिए, एक माँ क्या कर सकती है अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए, ये प्रकृति से बंधा हुआ रिश्ता है मान्यवर, ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखना, पत्नी का चयन परिवार करता है और पुत्र का चयन प्रकृति किया करती है, लेकिन मित्र ऐसे हैं जिनका चयन हम स्वयं किया करते हैं। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है, ना भगवान का कोई हाथ होता है। दोस्ती करने में पत्नी कुछ नहीं कर सकती है, दोस्ती करने में माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों का चयन हम स्वतंत्र हैं, अपने किसे दोस्त बनाना और किसे दोस्त नहीं बनाना इसमें किसी का हाथ नहीं। मित्र कौन है? मित्र एक विचार है, मित्र हाड़ मांस का पोटला नहीं है, दोस्त हड्डियों का ढांचा नहीं है, दोस्त होता है एक विचार। दोस्त कौन बनता है हकीकत में? बताओ, तुम लोग के हैं कि दोस्त नहीं है? है महाराज, फेसबुक में है, पड़ोसी से तो दुश्मनी चल रही है। इंस्टाग्राम में तो बहुत दोस्त बने हैं, 1-1 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार दोस्त हैं। पड़ोसी से हम बोलते नहीं हैं, ध्यान रखना। हम घर में लोगों से बात नहीं करते हैं। मेरे भाई, ये इंस्टाग्राम के दोस्त किसी काम के नहीं हैं। एक थम आएगा, लाइक कर देंगे, ध्यान रखना है मान्यवर। इससे जिंदगी महान नहीं हुआ करती है मान्यवर। आपसे निवेदन है, जो दोस्ती का व्यवहार अपने आसपास के लोगों में करता है, जिंदगी उसकी खुशहाल हो जाया करती है, ध्यान रखिए। आपसे आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ, कौन होता है दोस्त? किससे होती है दोस्ती? जिससे हमारे विचार मिलते हैं,
वो हमारा दोस्त हो जाता है, और जिससे विचार नहीं मिलते वो दोस्त भी कुछ दिन बाद दुश्मन हो जाया करता है। पत्नी कौन है? जिससे हमारे विचार मिलते हैं। संतान कौन है? जो हमारे विचारों में सहमत होता है, हम उसके विचारों में सहमत होते हैं, उनसे रिश्ते बड़े मजबूत हो जाया करते हैं। आपसे निवेदन है, एक आग्रह आपसे करना चाहता हूं कि पत्नी का चयन बड़े सावधानी से करना। पत्नी हमें 60% दुखों से बचाया करती है। एक बात ध्यान रखना, जब भी कष्ट पड़ेगा, पीड़ा पड़ेगी, दर्द होंगे, बुरे दिन आएंगे, पत्नी तुम्हें 60% दुखों से बचा लेती है। ये बात अलग है कि तुमसे पैसा ले लेती है, ये बात अलग है कि पॉकेट में से भी पैसा निकाल लेती हो, ये बात अलग है तुमसे छिप कर भी पैसा रख लेती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पत्नी का पैसा निकालना कोई चोरी नहीं हुआ करती है। जब बुरे दिन आते हैं, ये पत्नी ही वह पैसा तुम्हें तुम्हारा वापिस लौटा दिया करती है, अपने संतान को दिया करती है, अपने ऊपर खर्च नहीं करती है। अपने ऊपर खर्च तो तुमसे करवाती है, लेकिन जब तुम में बुरे दिन आते हैं, जो पैसा बचाया है वह निकाल करके तुम्हें दे दिया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, किसके लिए करती है? किसी के लिए थोड़ी। मालूम है, जब पति बाहर चला जाए, बेटे हॉस्टल में पढ़ रहे हो, पत्नी यदि घर में अकेली है और उससे पूछा जाता है कि बहन खाना खा लिया, खाना बना लिया, क्या बनाया? तो मालूम है वो क्या बोलती? क्या बनाना? पति परदेश में है, बेटा हॉस्टल में है, मैं अकेली हूं, क्या बनाना, क्या खाना? अचार रोटी दाल रोटी खा लूंगी आज, मुझे खाने का ज्यादा। एक विचार करो, ये भोजन भी अपने लिए नहीं बनाती है, ये भोजन अपनी औलाद और अपने पति के लिए भोजन बनाया करती है। उनकी चॉइस से जिंदगी जिया। सही कह रहा हूं तो ठोक दो तालियां। नहीं, तुम काहे को सपोर्ट कर रहे यार? विचार करो, दूसरों के लिए जीते हैं। मन पत्नी का चयन बड़ी सावधानी से करना। यदि गलत पत्नी मिल गई तो जिंदगी नरक हो जाएगी, जीना दुश्वार हो जाएगा, घर काटने को दौड़ेगा, घर जाने का मन नहीं करेगा, घर में रहो या ऑफिस में, मन उदास उदास खेद खिन्न रहेगा। गलत पत्नी मिल गई। यदि सही पत्नी है तो रोज लगेगा कि ऑफिस जल्दी बंद करो, दुकान जल्दी बंद करो, वो घर चलना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, जब पति घर में आए तो मुंह फुला के नहीं, मुस्कुरा के अभिवादन किया करो। ध्यान रखना है। और इतनी प्रशंसा उसकी की ओर करो, इतनी खुशियां उसको दो कि तुम्हारा पति ऑफिस से लेट नहीं, जो 1-2 घंटे लेट आता है, यदि पत्नी प्यार और सम्मान से पेश आती है, पति आधा घंटे पहले घर में आने की अपने अंदर इच्छा पैदा किया करता है। ध्यान रखना है, इतना प्यार से रखो। ध्यान रखना, तुम्हें घर संवारना है, घर स्वर्ग बनाना है। आपसे निवेदन है, घर आती वही कलह, बहू ने ये कहा तो बेटे ने वो कहा, तो तेरी माँ ऐसा करती है तो तेरे पिता है। ये क्या पंचायत? तुम्हारी समस्या तुम निपटो। ध्यान रखना है। कल एक परिवार आया, बोले महाराज हमारे घर में बड़ी उलझन है, बड़े झगड़े हैं, बोलचाल नहीं है, लड़ाई है। मैंने कहा समझदारी रखो। बोले कोई मंत्र? मैंने कहा समझदारी। बोले कोई शिक्षा? मैंने कहा समझदारी। बोले कोई सूत्र? मैंने कहा समझदारी। बोले कोई जादू टोना? मैंने कहा समझदारी। ध्यान रखना, परिवारों को संभालने के लिए समझदारी से बड़ा मंत्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। बोले महाराज वो हमसे बहू बोलती नहीं है, तो उनका तुम बोल लिया करो। बोले वो हमसे गुस्सा दिखाती है, मैंने कहा तुम मुस्कुरा दिया करो। ध्यान रखना है, एक बात याद रखना, एक रस्सी है, एक रस्सी है और 2 लोग खींच रहे हैं। इधर से सास खींच रही, उधर से बहू खींच रही है, इधर से बाप उधर से बेटा खींच रहा है। एक बात बताओ, रस्सी को यदि दोनों तरफ से खींचोगे तो हाथ छिल जाएंगे, लहू लुहान हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, कौन गिरेगा, कौन खड़ा रहेगा? रस्सी पकड़ने वाला गिरेगा या रस्सी छोड़ने वाला गिरेगा? आपसे मैं पूछ रहा हूं, जो रस्सी छोड़ देते हैं वो खड़े रहते हैं, और जो पकड़ के रखते हैं वो गिर जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये परिवार की रस्सियां इतनी जोर से मत खींचो। अरे छोटी मोटी बातों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, आप सुरक्षित खड़े रहेंगे। जो पकड़ेगा वो गिर जाएगा। ध्यान रखिए, घर को संभालना है, ज्यादा मत दिमाग में लोड लो। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बना लेते हैं,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातों को हल्के मूड में निकाल दिया करते हैं। ध्यान रखना, हल्के मूड में निकाल दो, घर सुखी हो जाएगा तुम्हारा। पत्नी का चयन, आज पत्नी पे प्रवचन नहीं है मेरे, है ना। पत्नी का चयन सोच समझ के करना। वो तुम्हारे 60% दुखों से बचाएंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी सावधानी पत्नी में रखते हो उतनी दोस्त बनाने में भी रखना। पत्नी 60% दुखों से बचाती है, लेकिन दोस्त हमें 80% दुखों से बचा लिया करते हैं। ध्यान रखना है, दोस्त पत्नी से बड़ा होता है। दोस्ती हर रिश्तों से बड़ी होती है। एक बात याद रखना, गलत पत्नी मिली तो एक जिंदगी बर्बाद होगी, गलत दोस्त मिल गया तो 7 पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। ध्यान रखना, कई जन्म हमारे बर्बाद हो जाया करते हैं, क्योंकि जीवन को कैसे जीना है ये पत्नी नहीं, ये दोस्त सिखाया करते हैं। ध्यान रखिए। आपसे एक निवेदन करूंगा कि दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं आज तुम्हारे परिवारों से कहता हूं, बाप बेटे के रिश्ते में मत जियो, माँ बेटे के रिश्ते में मत जियो, पति पत्नी के रिश्ते में मत जियो। इन रिश्तों में थोड़ा सा दोस्ती का रिश्ता डाल दो, ये सारे रिश्ते तुम्हारे जीवन को सुकून देना प्रारंभ कर देंगे, तुम्हारे जीवन को आनंद देना प्रारंभ कर देंगे। मान लो कितनी भी धन दौलत कमा लो, कुछ नहीं होता है। कितने भी बड़े रिश्तेदार हों, ये हमारा मामा, ये हमारा चाचा, ये हमारा फूफा, ये हमारा बो, ये हमारा बो, सब टेंशन देने वाले हैं। ध्यान रखना, एक भी टेंशन फ्री करने वाला नहीं है। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, बोलो तुमको भी आता होगा। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया। दुनिया में सब कुछ उसने कमाया, जिसने कमाई। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मतलबी को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। सच्चा वही है, सच्चा वही है दोस्त, जिसने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मान्यवर, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। बाप बेटे दोस्ती में, अपने रिश्तों में थोड़ी सी दोस्ती रख लें। जिंदगी भर बाप मत बने रहो, दोस्त बन करके जियो। ध्यान रखना, जिंदगी भर माँ बेटे बनकर मत जियो कि मैं माँ हूं तो बेटा है। एक उम्र होती है माँ बेटे की, जब बेटा बड़ा हो जाए, कंधे तक आ जाए, जब बेटे की पत्नी आ जाए, तो माँ बेटे के रिश्ते खत्म होकर के दोस्ती का रिश्ता प्रारंभ हो जाना चाहिए। मान्यवर ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, जब घर में बहू आ जाए तो
बेटे से बेटे का रिश्ता नहीं, दोस्ती का रिश्ता प्रारंभ कर दीजिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, जब आपके बच्चे बड़े होने लगे तो ध्यान रखना रिश्तों में भी विस्तार होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है, हम बाप की नजरों में बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है, वो कभी दोस्त नहीं बन पाता, इसलिए बाप बेटों में तनातनी चला करती है। ध्यान रखना, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए, अरबों वर्षों पहले तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव जवान हो गए, नाभिराय वृद्ध हो रहे हैं, ऋषभदेव यौवन अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, नाभिराय वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। एक दिन नाभिराय ने ऋषभदेव से कहा, एक दिन नाभिराय ने सोचा ऋषभदेव बड़े हो गए हैं, ऋषभदेव की आयु बड़ी हो गई है, ऋषभदेव अब बच्चे नहीं बचे हैं, ऋषभदेव के युवा पुरुष बनकर के खड़े हो गए हैं। मालूम है उनके घर के संबोधन, नाभिराय ने कहा कि पुत्र, हम केवल रिश्तों से आपके पुत्र हैं, हमने जन्म दिया है, व्यवहार से हम पुत्र हैं, लेकिन हे पुत्र तुम साधारण पुत्र नहीं हो, हम तो निमित्त के माँ बाप हैं, तुम तो अपने आप के निमित्त से पैदा हुए हो। ध्यान रखना, हम तो केवल साधन हैं, जन्म तो तुम्हारा खुद के द्वारा हुआ है, खुद से हुआ है, खुद से खुद पैदा हो जाने वाले के कोई माता पिता नहीं हुआ करते हैं, हम तो केवल नाम मात्र के माता पिता हैं। नाभिराय के शब्द सुने ऋषभदेव के कानों में अमृत घुल गया। ऋषभदेव ने कहा कि तात ऐसा शब्द ना बोले। नाभिराय ने कहा नहीं पुत्र, वास्तविकता यही है, ये तो व्यवहारिक है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं। माता पिता कोई किसी का नहीं होता है, प्रत्येक जीव अपनी तकदीर लेकर के जन्म लिया करता है, अपने आदतें संस्कार लेकर पैदा होता है। हे पुत्र, तुमने हमें माता पिता का दर्जा देकर हमारी जिंदगी पर बड़ा एहसान किया है, हमारी जिंदगी को महान बना दिया। कभी अपने पुत्र से ऐसे शब्द निकलते हैं तुम्हारे तो वो क्यों रे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, गधा चराएगा गधा, कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। ये माँ बाप के रिश्ते पवित्र रहेंगे जिंदगी में, ध्यान रखना। नाभिराय ने कहा कि नहीं पुत्र, हम धन्य धन्य हो गए तुम्हारी जैसी संतान को पा करके। कौन बोला ऋषभदेव जैसा बेटा हो जब तो कहेंगे। अरे मेरे भाई, ऋषभदेव पैदा नहीं होते हैं, ऋषभदेव बनना और बनाना पड़ता है अपनी पीढ़ी को। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, अच्छे व्यवहार रहोगे, पुत्र तुम्हारे लिए पानी पानी हो जाएगा। ध्यान रखना, आप करते नहीं, आप तो पैदाइशी बाप बन जाते हो। अभी बच्चा आया नहीं, तुम बाप बन के जीने लगे हो। बाप बनने की कला छोड़ दीजिए, जिंदगी में सुखी होना है। ऋषभदेव ने कहा, ऋषभदेव से नाभिराय ने कहा कि पुत्र, हम चाहते हैं संसार की व्यवस्था बनाने के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते। एक पिता कह रहा है पुत्र से, पढ़ो जरा आदि पुराण को। नाभिराय ने कहा कि पुत्र, तुम तीर्थंकर हो, तुमसे संसार चलेगा। इस संसार को चलाने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं और विश्वास है कि आप हमारे आग्रह को नहीं तोड़ेंगे। हम आपसे प्रस्ताव रखते हैं कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। ध्यान रखना, कितनी विनम्रता एक पिता में, कोई आदेश नहीं, विनम्रता कि आप यदि विवाह करते हैं तो हमारा हृदय भी आनंद से भरेगा और संसार भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। मालूम है ऋषभदेव ने क्या कहा? कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोले, नजरें झुकाई पिता के सामने, मुस्कुरा दिए और विवाह की सिर हिलाकर स्वीकृति प्रदान कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, धन्य है ऐसे पिता और धन्य है ऐसे पुत्र अपने जीवन में। मान्यवर, आपसे आग्रह करूंगा कि ध्यान रखना, आजकल तो मंदिरों में अध्यक्ष क्या बन जाते हैं, सूचना पटल पे लिखते हैं आदेश से ट्रस्ट मंडल। एक बात याद रखना, समाज में आदेश नहीं, निवेदन चला करते हैं। ध्यान रखिए, ये समाज है, तुम्हारे परिवार नहीं है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी भी यदि आएंगे तो आदेश नहीं कर सकते हैं। वह भी जब जनता के बीच जाते हैं ना, तो हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया करते हैं। ध्यान रखना, आदेश की भाषा कोई कानून नहीं है, यहाँ तो निवेदन की भाषा चला करती है। अध्यक्ष निवेदन किया करता है, आदेश नहीं किया करता है कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। आदेश देने वाले आप होते कौन है? ध्यान रखना, आपको हमने चुन के भेजा है, आप कौन आदेश देंगे? जनता से आग्रह चलता है और निवेदन चला करता है। ध्यान, ये सभ्यता की भाषा है, ये मित्रता की भाषा है। मित्र बन करके जियो, तहजीब की भाषा बोलो,
सभ्यता की भाषा का प्रयोग करो। मान्यवर, मां बेटी में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, सास बहू में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, भाई भाई में भी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। दोस्तों जैसे रहा करो, रिश्तों में मत जियो मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक होती है दोस्ती और एक होती है रिश्तेदारी। ईमानदारी से बताना उदयपुर वालों, दोस्ती में ज्यादा मजा आता है या रिश्तेदारी में ज्यादा मजा आता है? आपसे पूछ रहा हूं बड़ी विनम्र महावीर भाई, दोस्ती अच्छी या रिश्तेदारी अच्छी? दोस्ती से अच्छा कुछ नहीं होता है। मान्यवर, दोस्ती रखो, रिश्तेदारी छोटी है, दोस्ती बड़ी हुआ करती है। रिश्तेदार कितने होंगे? जात पात के, गोत्र के, 2 4 10 15 20 दोस्त कितने हो सकते हैं? हम चाहें तो पूरा उदयपुर हमारा दोस्त बन सकता है मेरे भाई। इसलिए मैंने कहा रिश्तेदारी छोटी होती है, दोस्ती बड़ी होती है। दोस्ती स्वतंत्र है, रिश्तेदारी में बहुत पाबंदियां हैं, रिश्तेदारी में परतंत्रता है। रिश्तेदारी को ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं। दोस्ती सुकून देती है, रिश्तेदारी निभाना पड़ती है। हकीकत बताओ, एक दोस्त घर में आए तो तुम्हारे जीवन में आनंद आता है, और एक कोई खड़ूस सा कमर सांप घर में आ जाए तो माथा फोड़ी हो जाया करती है। कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी अच्छा बनाओ, टीका करो, पैसा दो, उसके बाद भी कमर सांप का मुंह बना तो बना ही रहता है। तुम्हारे पूछा नहीं, हमें सम्मान नहीं किया, तेरे माँ बाप ने हमारी इज्जत नहीं की, ये सब डायलॉग बाजी, ये साल फालतू की बातें दोस्तों के जीवन में नहीं हुआ करती हैं। मान्यवर, रिश्तेदारी जात पात देखती है, लेकिन दोस्ती जात पात से ऊपर हुआ करती है मेरे भाई। यदि बाजू में जैन बैठा है, ब्राह्मण बैठा है, वैष्णव बैठा है, एक मुसलमान भी बैठा है, तो कोई परहेज नहीं हुआ करता है, ये दोस्ती का रिश्ता हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, दोस्ती में आनंद है और रिश्तेदारी में बड़ी औपचारिकताएं हैं, बड़ी औपचारिकताएं हैं। लड़की वाला बेचारा कर कर के थक जाता है, फिर भी लड़की की ससुराल से कभी प्रशंसा प्राप्त नहीं हुआ करती है। कितना भी कर लो, रिश्तेदारी बड़ी बोर है। मैं घर में था, मैंने देखा यार रिश्तेदारी में तो बड़े लफड़े हैं यार, मर जाओ कर करके लास्ट में रिजल्ट 0। अरे मैंने कहा आग लगाओ रिश्तेदारी में, चलो छोड़ते हैं रिश्तेदारियों को और सारी दुनिया को अपना दोस्त बनाने का हम प्रयास करते हैं। सारी दुनिया अपनी दोस्त बन जाए। मैं अपने शिष्यों को कभी शिष्य नहीं समझता, मैं अपने भक्तों को कभी भक्त नहीं समझता हूं, दोस्तों जैसे रहा करता हूं, हंसता हूं, मुस्कुराता हूं। एक आदमी आए, बोले महाराज स्टेज पे तुम कुछ और दिखा करते हो, रास्ते में कुछ और हुआ करते हो, कमरे में कुछ और हो जाते हो, और रात को मैं इनका बस यही मेरी जिंदगी है। ध्यान रखना, स्टेज की अपनी मर्यादा है, कमरे की अपनी मर्यादा है, राह की अपनी मर्यादा है, और जो इन सभी मर्यादाओं को जी लेता है और जो दोस्ती के संबंध बना लेता है, मैं कहता हूं तपस्या का आनंद केवल वही प्राप्त करता है। 24 घंटे मुंह बना के बैठा रहूं क्या? बोले महाराज आप हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। अरे तुम इनका, मैंने सन्यास लिया है, कोई अपराध थोड़ी किया है कि ऐसा मुंह लटका के बैठ जाऊं? मुझे काय को बैठो, कोई तिहाड़ जेल में आया हूं का? ध्यान रखना। अरे मुंह लटकाओ तुम, रो तुम, उदास रहो तुम। संत उदास नहीं हुआ करते हैं, संतों में तो परम आनंद और मुस्कुराहट हुआ करती है। ध्यान रखना। किस बात से उदास? कोई मेरे माँ बाप ने मुझे धक्के मार के दीक्षा दिलाई है क्या? मेरा गुरु मुझे घसीट के लाया है क्या? बोलिए, क्या समाज ने जबरदस्ती मुझे संत बना दिया? नहीं बनाया ना, मेरा सेल्फ डिसीजन है। वो जब सेल्फ डिसीजन होते हैं तो फिर उदासी की जरूरत नहीं, जीवन में आनंद की बरसात हुआ करती है। ध्यान रखना, खिले हुए फूल सा हमारा जीवन होना चाहिए। काय की मर्यादा है? ज्यादा अनुशासन भी जीवन को बेरुखा बना देता है। 24 घंटे महान मत बनो, कभी आसान जिंदगी भी जियो। ध्यान रखना है। मान्यवर, दोस्ती छोटी है, दोस्ती बड़ी है, रिश्तेदारी बहुत बहुत टेंशन वाली है। एक बात बताओ, इतने लोग यहां बैठे हैं, क्या करें? प्रकाश भाई यहां कागज ही तब देते हैं जब सभा समाप्त हो जाती है। मैं नाम नहीं जानता हूं। ताराचंद जी आप बताइए, विधायक महोदय बड़ी आत्मीयता रखते हैं मुझसे। मैं
आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि हमारे जीवन को दुखी कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से कितने लोग करते हैं? बेटा करेगा, बाप करेगा, पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे। दुखी करने वाले कितने हैं? अपने लोग दुखी करते हैं या पराये लोग? ईमानदारी से बोलो। अपने लोग दुखी करते हैं, पराये तो नहीं करते। अपने कितने होते हैं? 5, 10, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं टेंशन देने वाले। और जो अपने नहीं हैं, मान्यवर ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात, अपने को टेंशन देने वाले वो 2-4 रिश्तेदार होते हैं। एक बात याद रखना, उन्हें हम अपना कहते हैं और जो हमें दुख नहीं देते उन्हें हम पराया कहते हैं। हकीकत पूछो तो मैं कह सकता हूँ कि जो दुख देते हैं वो अपने नहीं, और जो दुख नहीं देते वो अपने हुआ करते हैं। दुनिया में ध्यान रखना है। इतने बड़े उदयपुर में तुमको डिप्रेशन में लाने वाले कितने लोग हैं? बोलो, 2-4 चाहिए होंगे। पूरा उदयपुर तो नहीं होगा ना। तो वो पराए, और जो दुख दे रहे हैं वो अपने। मैंने कहा धात तेरे की ये जिंदगी क्या मतलब है? मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि सन्यास क्यों ले रहे हो, घर क्यों छोड़ रहे हो? मैंने कहा 2-4 लोगों की वजह से। ध्यान रखना, जो घर में मेरे रिश्तेदार हैं इनमें मैं नहीं जीना चाहता हूं। ध्यान रखना। बोले ये अपने हैं। मैंने कहा खाक अपने हैं। अपने तो वो हैं जो टाउन हॉल में बैठे हुए हैं आकर के, ये अपने हुआ करते हैं। ये रिश्तेदार अपने नहीं होते। ये तो दुख देने वाले हैं। ध्यान रखना, ये तो परेशान करने वाले हैं। ये तो मुझे अदालत ले जाने वाले हैं। ये तो मुझे डिप्रेशन में ले जाने वाले हैं। ये मुझे कोई बुराई करने वाले हैं। छोड़ो। जो 4 लोगों को छोड़ता है, 1000 लोग उसका आनंद लूटा करते हैं। ध्यान रखना, 1000 लोग उसका इंतजार किया करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, 4 में जिंदगी बर्बाद मत करो रे। छोड़ो छाड़ो, चलो हमारे साथ। ध्यान रखना है, 1000 लोग तुम्हारा इंतजार। 4 लोगों में डिप्रेशन फालतू का। एकाएके अपने दुश्मन है सब। बेटा भी दुश्मन, बहू भी दुश्मन, ससुर भी दुश्मन, सब दुश्मन। दोस्त तो ये दुनिया हुआ करती है अपनी। मान्यवर, संसार में परमात्मा ने सुख देने वाले लाखों लोग बनाए हैं, दुख देने वाले 4-5 बनाए हैं। उन 4-5 से नाता तोड़ो, कोई मतलब नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी दोस्ती, दोस्त मगर सही होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में वफादार दोस्त नहीं मिलता। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज ईमानदार दोस्त कहां मिलेगा? मैंने कहा कहीं नहीं। बोले उदयपुर में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सब बेईमान। ध्यान रखना। तो बोले कहां मिलेगा? बंबई में। मैंने कहा वहां तो और महा बेईमान बैठे हैं। तो बोले दिल्ली चला जाओ। मैंने कहा वहां तो गद्दार बैठे। ध्यान रखना, एक ध्यान रखना। तो बोले कहां जाऊं? अमेरिका। मैंने कहा अमेरिका? वो किसी का हुआ है आज तक? ध्यान रखना, 25% टैरिफ लगा दिए उसने। वो कौन का होगा? ध्यान रखना। हमें भी लड़ाता है, पाकिस्तान को भी लड़ाता है, हथियार दोनों को बेचा करता है, और हम उसके कहने में आपस में लड़ा मरा करते हैं। ध्यान रखिए, उससे क्या विश्वास करना अमेरिका से? ध्यान रखना। चाइना इनका नंबर 1 का बेईमान, यूज एंड थ्रो, ये चाइना की नीति है। तो बोले महाराज सच्चा दोस्त कहां मिलेगा? कौन है इस दुनिया में वफादार दोस्त? मान्यवर, मैंने उस लड़के से कहा कि वफादार दोस्त देखने जाएगा, 100 साल की जिंदगी कम पड़ जाएगी, एक भी वफादार दोस्त इस धरती पर नहीं मिलेगा। तो बोले फिर मैं क्या करूं, किसकी दोस्ती करूं? मैंने कहा एक बात याद रख, वफादार दोस्त ढूंढेगा दुनिया में, तीनों लोक में वफादार दोस्त नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूं तू वफादार दोस्त को तैयार ढूंढ मत, तू ईमानदार दोस्त को मत ढूंढ। मैंने कहा एक नियम ले ले पुलक सागर से। बोले क्या? मैंने कहा तू वफादार दोस्त मत ढूंढ, तू वफादार दोस्त बनने का प्रयास कर। 1000 तुझे वफादार। वफादारी दूसरों में देखते हो, अपने में नहीं देखते हो। मैंने कहा यदि तू ईमानदार है तो ईमानदार दोस्त मिलेंगे, और तू गद्दार है तो तुझे गद्दार दोस्त मिले। एक बात याद रखना मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं, दोस्ती में गद्दारी नहीं, यारी में गद्दारी नहीं, और गद्दारी से कभी यारी नहीं। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है। कौन है सच्चा दोस्त? सच्चा दोस्त मत ढूंढो,
सच्चे दोस्त बनो, ध्यान रखना। यदि तुम सच्चे दोस्त बन गए, सारी दुनिया तुम्हारी दोस्ती, सच्चे दोस्तों की तुम्हारे पास भीड़ लग जाएगी। कैसे होते हैं वो लोग दोस्त? हम अपने घर वालों का कहना नहीं मानते हैं, दोस्तों का मान जाते हैं बहुत जल्दी से। एक बात और बताऊं, पत्नियों गलतफहमी मत जियो। ये तुमसे बातें छुपा लेंगे, लेकिन दोस्तों से कभी बातें नहीं छुपाया करते हैं। दोस्तों से दिल की बातें शेयर कर दिया करते हैं। मान्यवर रिश्तेदारों से बात छुपा लेंगे, परिवार से बात छुपा लेगा बच्चा, लेकिन दोस्तों से बातें कभी नहीं छुपाया करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा राजदार होता है। दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा हमदर्द हुआ करता है। आपको कोई कष्ट पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, रिश्तेदार बाद में आते हैं, दोस्त पहले पहुंचा करते हैं। ध्यान रखना, वो तुम्हारी सहायता को खड़े हो जाया करते हैं। आज यहाँ इतना सफल चातुर्मास हो रहा है, ध्यान रखना किसकी वजह से हो रहा है? विनोद और उसके वफादार दोस्तों की वजह से चातुर्मास सफलता को प्राप्त। ये पारस जी ये सब बैठे हुए हैं, नील कमल, अशोक जी ये सब बैठे हैं, दीपेश भाई, ये सब वफादार दोस्तों की टीम है। यदि दोस्त रिश्तेदारी होते ना तो ये चातुर्मास सफल नहीं होने देते, लेकिन दोस्ती होती है ना तो एक दूसरे की जान देने को दोस्त तैयार हुआ करता है, एक दूसरे को अरमानों को आगे बढ़ाने में तैयार होता है। आपसे निवेदन है दोस्त, एक बात याद रखना, जब किसी से दोस्ती करो, एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूं, जब किसी से भी दोस्ती करो तो अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बना करके रखो। जब किसी से भी दोस्ती करो तो अपने दिल में एक ऐसा कब्रिस्तान बनाकर रखो जहां दोस्त की गलतियों को तुम दफना सको। ध्यान रखना, उसकी कमियों को दफना सको तो वो दोस्ती दोस्ती रहा करती है। दोस्तों की कमियां मत देखो मेरे भाई, दोस्तों में दोस्ती देखने, गलतियां तो आदमी माटी का पुतला है, आदमी पुतला है, जिंदा है। ध्यान रखना, ये दोस्तों के ध्यान रखना आपसे निवेदन है, गलतियां तो इंसान से ही होती है, गलतियां होंगी दोस्ती में भी। कभी कभी ऐसे शब्द हो जाएंगे दिल को चोट कर जाएंगे, अरे उस शब्द को दफना दो किसी कब्रिस्तान में जाकर, उस बात को दफन कर दो किसी कब्रिस्तान में जाकर, आग लगा दो ऐसी बातों को जो दोस्त को दोस्त से जुदा करते हो। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा, दोस्ती कैसी हो? घास खाकर दूध पी देना, घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख। घास खाकर दूध देना, गाय की आदत तो देख, और दूध पीकर जहर उगलना, सांप की फितरत तो देख। दूध पीकर जहर उगलना, सांप की फितरत तो देख। दोस्त कैसा रहे? मालूम है दोस्त कैसे होना चाहिए? कभी तुमने महाराणा प्रताप का स्टैच्यू देखा? उनके एक हाथ में तलवार है तो पीछे ढाल है, ध्यान रखना, पीछे ढाल है, आगे तलवार है। एक बात याद रखना, सच्चे दोस्त कौन होते हैं? वो तलवार की तरह नहीं, वो ढाल की तरह होते हैं। जब तलवार चला रहा है योद्धा तो ढाल पीछे हो जाती है, लेकिन योद्धा पर जब आक्रमण होता है तो ढाल पीछे से निकल के आगे आ जाया करती है। दोस्त वही होते हैं जो ढाल के समान होते हैं, ध्यान रखना। अरे दोस्त वो नहीं होते मेरे भाई जो तस्वीरों में साथ देते हैं, दोस्त वो नहीं जो तस्वीरों में साथ देते हैं, दोस्त वो होते हैं जो तकलीफों में साथ दिया करते हैं मेरे भाई। तस्वीरों में साथ देने वाले तो बहुत दोस्त मिल जाएंगे, तकलीफों में जो साथ दे वो हकीकत में हमारा दोस्त होता है। कभी तालाब को देखना, सरोवर को, जो जिसमें मछलियां भी हैं, तो जिसमें पंछी भी आकर पानी पिया करते हैं। आते हैं ना फतेह सागर में विदेशी पंछी, जब पानी ना हो तो पानी पीने हिंदुस्तान में आ जाते हैं। कहीं विचार करना, पंछी की तरह दोस्ती मत करना कि पानी पिया और उड़ गए। ध्यान रखना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं
जिस दिन सरोवर सूख जाता है, पंछी वहां आना बंद कर देता है, देखना बंद कर देता है। मैं कहता हूं कि पक्षियों की तरह दोस्ती नहीं, दोस्ती मछली की तरह होना चाहिए। वह पानी में रहती है, और जिस दिन सरोवर सूखता है वह मछली अपने प्राण तज देती है, लेकिन सरोवर से नाता नहीं तोड़ा करती है। ध्यान रखना, अपने पानी को सूख जाए तो तड़प तड़प के प्राण खो देगी, लेकिन नाता नहीं तोड़ती है, मर जाएगी। एक जंगल में आग लग गई, धू धू करके जंगल जल रहा है, सारे जानवर भाग गए। जान बचाने को पूरे जंगल में आग लगी है, हाथी भाग गए, शेर भाग गए, भालू भाग गए, सबने जंगल छोड़ दिया। एक पंछी एक पेड़ के ऊपर बैठा है, नीचे से धू धू करके पेड़ जल रहा है। कुछ शेर और हाथियों ने कहा कि पागल हो गया पंछी, उड़ जा। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, और उड़ जा भोले पंछिया, पंख तुम्हारे साथ। हम बिना पंख वाले भाग रहे हैं, तू इसी पेड़ पर बैठा है, तेरे पास तो पंख है, देख तेरे पेड़ के नीचे आग लगी है, उड़ जा यहां से। उस पंछी ने कहा नहीं उड़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा। बोले तू जल जाएगा, तू मर जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं इस पेड़ को छोड़ के कभी नहीं जा सकता हूं। अरे बोले पागल मत बन, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मालूम उस पंछी ने क्या कहा? पंछी ने क्या कि फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, अब यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा इसके साथ। ध्यान रखना है, यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा। आज मेरे पेड़ पे कष्ट पड़ा है, उस पेड़ ने जीवन भर मेरी सहायता की है, मीठे मीठे फल दिए हैं मुझे, मैंने उस पेड़ पे घोंसला बनाया, इसके पत्तों को गंदा किया है। जिस पेड़ ने मुसीबत में मेरा साथ दिया, आज मैं उस पेड़ को छोड़कर चला जाऊं? नहीं, अब यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा इसके साथ, मैं इसके साथ ही रहूंगा। मेरे भाई, मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। दोस्ती इतनी आसान नहीं होती है, दोस्ती बहुत कठिन होती है और दोस्ती बहुत सरल होती है। मान्यवर, आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, आपसे यही आग्रह करने जा रहा हूं, दोस्ती को समझना। दोस्त कौन है? एक दोस्त वो है कि आप कहते हैं वो सुनता है, हम कहें वो सुने, वो कौन है? दोस्त है। वो कहे हम सुने, हम अच्छे दोस्त हैं, ना वो कहे ना हम सुने, बिना बोले भी जो भावनाओं को समझ जाता है वो सच्चा दोस्त हुआ करता है। ध्यान रखना है, बोलने की जरूरत ही क्या है। मान्यवर, एक मैं लड़कियों से, बेटियों से कहूंगा, हर किसी की दोस्ती के झांसे में मत पड़ जाना। आज हर बेटी बाहर जाके पढ़ती है, हॉस्टल में पढ़ती है, माँ बाप चिंता करते हैं। सिस्टम ऐसा बन गया है कि गांव की लड़की उदयपुर आके पढ़ना चाहती है, उदयपुर की बेटी हैदराबाद जाना चाहती है, हैदराबाद की बेंगलोर जाना चाहती है, बेंगलोर की पूना पढ़ना चाहती है, पूना की विदेश पढ़ना चाहती है। कोई अपने गांव से संतुष्ट नहीं है। मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूँ, जिन्हें हकीकत में पढ़ना है ना, वो सरकारी स्कूल में पढ़ के भी कलेक्टर बन जाया करते हैं। ध्यान रखना है, वो गांव के स्कूल में भी जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। ये कहाँ का कल्चर आ गया? लाल बहादुर शास्त्री गांव में पढ़े, अब्दुल कलाम गांव में पढ़े, मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन करके खड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, ये कैसी भ्रांतियां हमने पाल ली हैं। क्या उदयपुर से पढ़ने वाला जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता है? क्या यहां से शिक्षा लेने वाला तमाम ऊंचाइयां नहीं पा सकता है? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, ये बहुत बड़े शहरों में नहीं पढ़ी हैं, गांव में पढ़ी है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है मेरा,
मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आज बेटियों के हालात बहुत तकलीफ वाले हैं। माँ बाप को, माँ बाप यदि उन्हें कंट्रोल में रखें तो कहा जाता है पुराने युग में जी रहे हो, 21वीं सदी में नहीं जीते हो। माँ बाप यदि अच्छी बातें सिखाते हैं तो वो बैकवर्ड के लोग कहलाते हैं, अनपढ़ हैं, माँ बाप कुछ नहीं जाना करते हैं। मेरे भाई, आपसे मैं निवेदन और आग्रह कर रहा हूं, बेटियां ऐसी होना चाहिए। बेटियों को ध्यान रखिए मान्यवर, जीवन की ऊंचाइयों को पाने के लिए बड़े बड़े शहरों की जरूरत नहीं हुआ करती है। जीवन में ऊंचाइयां पाना है तो आदमी बड़े फर्नीचर और अच्छे स्कूलों से ऊंचाइयां नहीं पाता, अच्छे दिमाग और अच्छी बुद्धि से आदमी ऊंचाइयों को प्राप्त किया करता है। मैं खुद कौन से बड़े शहर में पढ़ा हूं, मैं खुद एक गांव में मैंने पढ़ाई की है। जितने भी महापुरुष हुए सब गांव में पढ़ करके आगे बढ़ा करते हैं। हम सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके बड़े हुए, हम एक गांव का जीवन जी करके आए। और मान्यवर, गांव में आने के बाद भी शहर के लोग हमें बड़े ध्यान से सुना करते हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, जीवन की ऊंचाइयों के लिए आदमी के अंदर टैलेंट होना चाहिए। वरना बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, आवारागर्दी करके लौट के वापिस आ जाते हैं। जाते तो हैं शहरों में पढ़ने, लौट कर फिर बाप की दुकान में आके बैठ जाते। तो 5 साल क्यों बर्बाद किया रे मेरे भाई? ध्यान रखना, काहे को वहां पढ़ने गए थे जब बाप की दुकान में बैठना था? मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, जीवन को समझने का प्रयास करिए, जीवन को बदलने का प्रयास करिए। जीवन में हमें कहां किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। गांव की लड़की गांव में शादी नहीं करना चाहती है, शहर की लड़की बड़े शहर में शादी करना चाहती है। क्या होगा इस धरती का? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक आग्रह कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ। मान्यवर, नहीं, जीवन इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मान्यवर, बेटियों से कहूंगा, गोरी चमड़ी और एक बाइक और एक महंगी कार और एक स्मार्टफोन देखकर किसी से दोस्ती मत कर बैठना। जिंदगी में ध्यान रखना, वरना दैहिक शोषण होता है और शोषण करने के बाद तुम्हें सड़कों पे फेंक दिया जाता है। ध्यान रखिए, फिर ना तुम पीहर के काम की रहती हो, ना तुम मायके के काम की, ना ससुराल से तो वह शोषण करके बाहर फेंक देता है। ऐसी बेटियां जिन्हें उठा उठा करके ले गए, प्रेम जाल में लड़कों ने फंसा करके ले जाते हैं विदेश, वो देह व्यापार में लगा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, हर किसी को अपना दोस्त मत बना लेना। जिंदगी में ध्यान रखना, सोचना है, आपको विचार करना है। जिंदगी को इतने आसानी, इतना मत समझो सरल, जीवन बहुत कठिन है। एक निवेदन है मेरा आपसे, एक लड़की इंदौर में पढ़ती थी, मेरा छात्रावास था वहां, बाहर से आई, इंदौर में पढ़ रही है। पढ़ते पढ़ते एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई, इतनी दोस्ती कि उसके साथ घूमती आती जाती, जब कहे तब बाइक तैयार, बीमार हो तो डॉक्टर ले आता। बेटियों से मैं निवेदन करूंगा, कोई लड़का यदि अनावश्यक हमदर्दी दिखाए तो समझना उसमें तुम्हारी नीयत में उसकी खोट है। ध्यान रखिए, इतनी आत्मीयता क्यों दिखा रहा है वो तुम्हारे लिए? इतना तुम्हारे लिए क्यों सेवा कर रहा? कोई सेवा वाले नहीं है दुनिया में, हजारों बेटियां हैं, सबकी सेवा करने नहीं जाता है। तुम्हारे प्रति इतना आकर्षण क्यों है? उसके ध्यान रखना। यदि कोई लड़का, बेटियां यहां कम बैठी हैं, मैं माताओं से कहूंगा अपनी बेटियों के प्रवचन जरूर सुनाना, मेरा ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, कोई बेवजह रहम नहीं, कोई बेवजह मेहरबानी नहीं करता हमारे ऊपर, कुछ ना कुछ स्वार्थ उसका जरूर होता है। वो लड़का साथ जाता साथ आता, लड़की समझ नहीं पाई, बॉयफ्रेंड, आज फ्रेंडशिप डे है ना, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये घटिया त्योहार वैलेंटाइन डे, क्या होता है वैलेंटाइन डे? ये पाश्चात्य संस्कृति के वासनामय त्योहार हमारे देश में आ रहे हैं। मान्यवर, वैलेंटाइन डे, ये कुमारों की प्रेम चौदस, 14 फरवरी कुमारों की प्रेम चौदस, ध्यान रखना। आपसे निवेदन, ये हमारे देश का हालात बनाओगे।
हमने महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाई, हमने महावीर जयंती नहीं मनाई, हमने अपने त्योहार नवरात्रि नहीं मनाए, पर्युषण नहीं मनाए। ये त्योहार घटिया लगते। और आजकल ऐसे ऐसे विचारक हो गए हैं, मेरे कमरे में आए, एक फालतू का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? अरे मैंने कहा पैसा ये धर्म सभा में बर्बाद नहीं हो रहा। अभी अभी हमारे सैयदना साहब के परम भक्त शिष्य यहाँ पर आए, उन्होंने कहा महाराज जब से आप आए हैं पूरे टाउन हॉल में नूर बरस रहा है, ध्यान रखना। माननीय विचार करना, अभी मुझसे बोल करके गए, विचार करना है आपको। तुम प्रवचनों पर रोक लगाते हो, तुम धर्म को अनावश्यक खर्च कहते हो, वैलेंटाइन डे को अनावश्यक नहीं कहते हो। गरबा के नाम पर जो बेटियों के साथ खिलवाड़ होता है, नवरात्रि आती है कि उपासना करो, देवी मां की साधना करो, तपस्या करो, नहीं हम गरबा खेलते हैं, ध्यान रखना है। क्या होता है फिर उनके साथ? ये स्वतंत्रता है, इसको स्वतंत्रता कहेंगे? मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, मैं ऐसा नहीं है कि बेटियों को दोयम दर्जा दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि बेटियों की स्वतंत्रता का हनन करना सिखा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि बेटियों को पीछे ढकेल रहा हूं, नहीं। नारी का सम्मान तो पुरुष से बढ़कर के होना चाहिए। जीवन में नारीत्व चरित्र की मूर्ति होती है, नारी लक्ष्मी का रूप होती है, नारी सरस्वती का रूप हुआ करती है। लेकिन आज की नारियों से, बेटियों से मैं कह रहा हूं कि वक्त पड़ जाए तो हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, कोई तुम्हारी इज्जत पर यदि हाथ डालने की कोशिश करे तो रणचंडी महिषासुर मर्दनी बनकर भी खड़ी हो जाना चाहिए, चूड़ी वाले हाथ तलवार पकड़ लेना चाहिए, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, बेटी बाजार जाती है, बेटी स्कूल जाती है, बेटी ट्यूशन जाती है, मम्मी फ़ोन करती है, बेटा तूने खाना खा लिया, बेटा तू स्कूल पहुंच गई, बेटा तू ट्यूशन में पहुंच गई। बेटी को गुस्सा आता है, मम्मी कितना फ़ोन करती हो, कितना मैसेज करती हो, कितनी बार पूछती हो। एक बाप कहता है बेटी तू कहाँ है? मान्यवर एक बात ध्यान रखना, उस माँ को ना तुम्हारे खाने से मतलब है, ना तुम्हारे पहुँचने से। माँ तो फ़ोन करके ये जानना चाहती है मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं है, मेरी बेटी जिंदा है या नहीं है। मान्यवर बसों में जाती है और लौट कर नहीं आ पाती है, ऐसा हालात हो रहे हैं। निर्भया जैसे कांड होते हैं। एक बेटी बाहर जाती है, माँ का सीना धक 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 धड़कता रहता है। अब और तो और छोड़ो, बाहर की बात छोड़ो, घर के नौकरों पर भी विश्वास नहीं रह गया है मेरे भाई। और नौकरों को तो छोड़ो, अब तो सगे रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं रह गया है। कितना कठिन है एक बेटी के जीवन को संवारना। मान्यवर बहुत मुश्किल का काम है। एक बेटी पालने का मतलब होता है हथेली पे अंगार रखना, ध्यान रखना है। क्या माहौल है देश के? ट्रेन में जाती है, लौट के आए इसकी कोई गारंटी नहीं। स्कूल जाती है, डॉक्टर बनी रहती है। क्या हालात हुए उस डॉक्टर के, कैसे बेरहमी से उसे मार दिया गया इस धरती पर, ध्यान रखना है। निर्भया जैसे कांड होते हैं इस धरती पर। हम कहते हैं हमारा विकास हो रहा है, मोटर गाड़ी का विकास हो रहा है, इंसानियत का तो विनाश हो रहा है। मान्यवर खड़े खड़े लोग देखते रहते हैं, सड़कों पर बेआबरू कर दिया जाता है हमारी बेटियों को। उड़ाने वाली गाड़ियां आते जाते देखती रहती है, कोई नहीं बोलता है। मान्यवर आप सोचिए हम किस मोड़ पर आकर खड़े हैं देश के। हिंदू मुस्लिम को लड़ते रहो, इनका विकास कौन करेगा मेरे भाई? फालतू के मुद्दे लेकर मत आओ समाज में, देश में। मान्यवर कोई सुरक्षित नहीं है। बेटियों के साथ क्या होता है, क्या होता है? निर्भया कांड हुआ इस देश में, कैंडल मार्च कर दिया, अदालत में चले गए। जिसकी बेटी जाती है ना, उस माँ बाप से पूछना उसके जीवन में क्या गुजरता है, क्या होगा। उसे फांसी भी चढ़ा दोगे तो क्या होगा, उम्र कैद भी दे दोगे तो क्या होगा। जिसकी बेटी गई उसके साथ बेरहमी से जैसे क्रूरता से मारा गया। भाई आपसे निवेदन है, विचार करो। ये वही उदयपुर है जहां एक दर्जी को खुलेआम दिन दहाड़े सर से धड़ अलग कर दिया जाता है। क्या होता है इस देश में, क्या हुआ उसका? 2 दिन आंसू बहाए, 2 दिन क्रांति जग गई, 2 दिन खून खौल गया, उसके बाद सब ठंडा पड़ गया। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा,
मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी का विद्रोह नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे देश के हालात क्या हैं उसको इस मंच पर लाने का, वैचारिक मंच पे लाने का प्रयास कर रहा हूं। बेटियों को फैशन है कि बाहर जाके पढ़ो, मेरा कोई विरोध नहीं है, आप बहुत आगे बढ़ो, 21वीं सदी में इतने आगे बढ़ो। हमारी बेटियों ने तरक्की की है, हमारे देश में महिला राष्ट्रपति भी बनती है, महिला प्रधानमंत्री भी बनती है, हमारे देश में महिला अंतरिक्ष यात्री भी बना करती है, हमारे देश में महिलाएं सेना पर भी जाने लगी हैं, हमारे देश में महिलाएं स्वावलंबी बन चुकी हैं, ध्यान रखना है मान्यवर। लेकिन एक निवेदन मेरा है, उस लड़की की दोस्ती हो गई, इंदौर की घटना है, दोस्ती हो जाती है। एक दिन लड़का कहता है मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा नहीं, क्या बोल रहे हो, शादी? अरे मैंने तो तुमसे दोस्ती की है, मैंने शादी आदि का कोई ख्याल नहीं आया मेरे मन में। उसने कहा तू पागल हो रही है क्या, 4 साल से हम दोस्त हैं। ध्यान रखना, 4 साल तक उस लड़के की नीयत समझ में नहीं आई, उस लड़की को अब समझ आई मैं तुमसे शादी करूंगा। वो संस्कारित बेटी थी, उसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं, हम तुम एक अच्छे दोस्त हैं, जीवन भर रहेंगे, लेकिन हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूं। उसने कहा अच्छे घर की लड़की है तू शादी नहीं करेगी क्या? बोले करूंगी, जहां मेरे माँ बाप कराएंगे वहां मैं शादी करूंगी। पूछा शादी तेरी मेरे से होगी, और एक बात ध्यान रख, मेरे से नहीं तो फिर किसी और से नहीं। गंदे गंदे SMS करने लगा, अश्लील बातें करने लगा, उसके साथ घूमने वाली फोटोएं, तस्वीरें। उसने कहा करती है शादी या वायरल करूं? ये मोबाइल कितनों की जिंदगियों को तबाह करता है मेरे भाई, ध्यान रखना। लड़की घबरा गई, पसीने में लथपथ, ये क्या कर लिया मैंने? ब्लैकमेल करने लगा लड़की को, परेशान करने लगा लड़की को। लड़की ने कहा तू कुछ भी कर ले, मैं देख तेरे से दोस्ती रख सकती हूं, लेकिन तेरे से शादी कभी नहीं करूंगी। मालूम है, ऐसा उन्माद चढ़ा उस लड़के को, ऐसी वासना हावी हुई उस लड़के को। लड़की स्कूटी से कॉलेज जा रही थी, सड़क पे उसने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। ध्यान रखना, पूरा चेहरा झुलस गया, तड़प रही है लड़की सड़क पर, कोई उठाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, कोई पुलिस को फोन करता है, हाथ कोई नहीं लगाता है। झुलस गई, तड़प रही है बेटी, चीख रही है, कोई उसे गाड़ी में नहीं डाल रहा है। निकल रहे हैं लोग, देख खुलेआम दिन दहाड़े सड़क पर लड़की के साथ ही हुआ। मान्यवर, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। उस बेटी को उठा के डाला गया, लड़के को जेल हुई। क्या होगा जेल होने से? प्लास्टिक सर्जरी हुई बेटी की। जब पहली बार बेटी ने आईना देखा तो अपने चेहरे से घबरा गई, डर गई। वो इतना भयानक चेहरा, कितनी सुंदर वह बेटी थी, झुलसने के बाद क्या रूप हो गया। ना उसकी ये जिंदगी किसी काम की रही, ना उसकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की रही। माँ बाप छाती कूटा कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। क्या होगा? उस लड़के को उम्र कैद भी हो जाए, इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मान्यवर, मैं बेटियों से बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं, कभी ऐसी दोस्ती मत करना अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, ये गोरी चमड़ी, ये चंद पैसे जो लुटाएगा, पहले बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लड़कियों के मन को लुभा लिया करते हैं। ध्यान रखना, फिर उनके साथ बदसलूकी हुआ करती है। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह कर रहा हूं, एक लड़के के लिए, एक लड़के से 1-2 साल दोस्ती हो जाती, तुम उसके साथ भाग जाती हो, माँ बाप के रिश्ते तोड़ देती हो, माँ बाप के संबंध तोड़ देती हो।
जिस माँ बाप ने तुम्हें 23 साल पाल पोस के बड़ा किया है, 2 साल की दोस्ती 23 साल के रिश्तों में आग लगा दिया करती है, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, ऐसा मत करो। हम उस देश की बेटी हैं, यदि माँ बाप कोढ़ी के साथ भी शादी कर दें तो मैना सुंदरी भाग्य समझ के स्वीकार किया करती है, ध्यान रखना है। और उस कोढ़ी को कंचन बनाने में वे कभी पीछे नहीं रहा करती है, ध्यान रखना। वनवास जाने वाले को भी शादी कर दी जाए तो हमारी सीता जैसी बेटी ये नहीं कहती है कि पिताजी तुमने मुझे कहां पटक दिया है, ध्यान रखना। वह उसे अपना भाग्य समझ के स्वीकार किया करती है। माँ बाप दुश्मन नहीं होते बेटियों, माँ बाप तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। माँ बाप की बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, जरूर लगती हैं, लेकिन कोई माँ बाप, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपनी बेटी की तबाही नहीं देखना चाहता है। माँ बाप बुरे नहीं हैं, एक बार समझने का प्रयास करो। क्या फ्रेंडशिप डे और क्या वैलेंटाइन डे, किस पे लगे हो तुम लोग? ये सड़ी गली संस्कृति नहीं, मनाना है तो राम नवमी मनाओ, महावीर जयंती मनाओ, बढ़ चढ़ कर दुनिया में। ये गंदे त्योहार, मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है, जो तुम्हारी गरीबी से प्यार करे, जो तुम्हारी सादगी से प्यार करे, वो दोस्त हो सकता है। अमीरी से नहीं, तुम्हारे पैसों से नहीं, तुम्हारे हुस्न से नहीं, तुम्हारे जवानी से नहीं, तुम्हारे शरीर से नहीं खेले, जो बुरे दिन में भी तुम्हारे साथ आए, ध्यान रखना। मान्यवर, एक आदमी ने मुझसे पूछा, महाराज आपका कोई दोस्त है? मैंने कहा है, मेरे भी दोस्त है। बिना दोस्त के कोई जिंदगी गुजारता है क्या? मेरे भी दोस्त हैं। बताऊं मेरे दोस्त का नाम क्या है? मेरा हार्टली दोस्त मालूम है किसी को? जो मेरे साथ 20-20 साल से हैं वो बता दें कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? बताइए, एक आध नाम तो ले दो। है जिनवाणी चैनल का मालिक हूं मैं, मान्यवर। मेरी सबसे अच्छी दोस्त यदि कोई है तो मेरी किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती हैं, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली है। दोस्त धोखा दे सकते हैं, किताबें दोस्त नहीं दिया करती हैं, ध्यान रखना है। दोस्त बेईमानी कर देंगे, अच्छी किताबें कभी बेईमानी नहीं किया करती हैं। और मेरे भाई, किताब ऐसी है, लोग बोले 12 से 5 आप कमरे में अकेले रहते हैं तो बोर नहीं होते। मेरा दोस्त मेरे साथ रहता है, मेरी किताबें मेरे साथ रहा करती हैं, ध्यान रखना। मेरी किताबें बिना बोले भी मुझसे बात करती हैं, मेरी किताबें मुझसे संवाद करती हैं, मेरी किताबें मुझे जिंदगी का चरित्र चित्रण किया करती हैं। मान्यवर, मेरे पास लोग आते हैं, कोई पेन लाता है, कोई डायरी लाता है, कोई घड़ी लाता है, महाराज ये उपहार, महाराज ये गिफ्ट। मैं कहता हूं कोई कितना भी महंगा सामान ले आए, मुझे खुशी नहीं होती है। कोई अच्छी किताब ला करके दे तो मुझे लगता है एक मित्र मेरे से गले मिलने आज फिर चला आया। इसलिए आप देखना मेरे हाथ में किताबें ही रहती हैं। रात ये सेवा करते हैं भैया वृत्ति, ये नाचते हैं गाते हैं, मेरे हाथ में किताब हुआ करती है, ध्यान रखना। मैं जानता हूं कि अच्छी किताब मुझे जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी, वो मुझे अच्छा आदमी बनाने में मेरी सबसे बड़ी मित्र साबित होगी। किताब से बड़ा मित्र कौन होगा? ग्रंथों से बड़ा मित्र कौन होगा? लेकिन एक बात याद रखना, किताबें बहुत अच्छी होना चाहिए। गंदी किताब, अश्लील किताब ये गलत मित्र की तरह होती हैं, और अच्छी किताब हमारे विचारों को पावन और शुद्ध कर दिया करती हैं, आचरण को शुद्ध कर दिया करती हैं। किताब से अच्छी दोस्ती कोई सी नहीं। आज रविवार है, 10 मिनट ले लो, बोलिए, समाप्त करूं, ले लो। भोजन नहीं है, चलेगा? आज फ्रेंडशिप डे है ना, मान्यवर, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, एक आदमी ने कहा वैलेंटाइन
डे का विरोध क्यों करते हैं? मैं तो इसलिए करता हूं कि आज दूसरों की बेटी है, जिस दिन तुम्हारी बेटी की आबरू लुटेगी उस दिन तुम भी मेरे स्वर में स्वर मिलाओगे और वैलेंटाइन डे का विरोध करोगे। मेरे भाई, हम सम्मान करते हैं रक्षाबंधन का, आने वाला है रक्षाबंधन का त्योहार, हम सम्मान करेंगे तीर्थंकर और महापुरुषों और देश के लिए जो बलिदान हुए, उन सैलानियों का देश के लिए जो सहायता की जिन्होंने, हम उनका हृदय से सम्मान किया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर। दो दोस्त इतने खास दोस्त थे, एक दूसरे के बिन जीना मुश्किल था। दोनों बाइक पर जा रहे थे, उन्होंने एक रेस्टोरेंट देखा। उस रेस्टोरेंट में दोनों ने कहा रुक के, मौज मस्ती थी, संडे था, रविवार था, चलो घूम के आते। हाईवे पर जा रहे थे, एक रेस्टोरेंट देखा, दोनों उतरे बाइक से, रेस्टोरेंट में गए, दोनों ने चाय का ऑर्डर किया, 2 चाय लेकर आओ। चाय आई, टेबल पर रखी गई। एक दोस्त उसने चाय का प्याला उठाया, अचानक एक झटका सा लगा, छींक आई, चाय का प्याला दूसरे दोस्त के पैर पे गिर गया, पूरा पैंट उसका चाय में हो गया। उसे गुस्सा आई, उसने एक चांटा लगाया उसके गाल पे कि बेवकूफ, तुझे चाय पीना भी नहीं आती है। एक गाल पे चांटा मारा, क्या कर सकता था वो? थोड़ी देर में गुस्सा शांत हुआ, पानी का गिलास रखा था, उस दोस्त ने पानी में उंगली डाली और टेबल पर लिखा, बोला कुछ नहीं पिटने के बाद कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल पे चांटा मारा। उसने पढ़ा, क्या लिख रहा है? बोले तूने आज चांटा मारा। उसने कहा सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, तो मुझे माफ कर दे, हम इतनी सी बात पे दोस्ती नहीं तोड़ सकते हैं, मुझे माफ कर, मेरे से गलती हो गई। उसने कहा चल कोई बात नहीं। आगे दोनों जा रहे हैं, वापिस जा रहे हैं, बड़ी तेज रफ्तार में बाइक भाग रही है, जवानी का जोश है, भाग रहे हैं दोनों दोस्त, जा रहे हैं बड़ी तेजी से। और रास्ते में क्या हुआ, एक ट्रक आता है हाईवे में, बाइक अंदर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं गाड़ी के, कहीं टायर जाता है, कहीं वो जाते हैं, कहीं हेलमेट जाता है। जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया दोनों का। वहां से निकलने वाले कुछ इंसानों ने, जिनके अंदर इंसानियत थी, फटाफट डाला गाड़ी में, दोनों बेहोश अस्पताल की ओर ले गए। जैसे ही अस्पताल में ले गए, जाकर के एक को होश आ गया जिसको चोट कम पड़ी थी, दूसरा बेहोश पड़ा है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर पर। डॉक्टर ने उसकी जांच की, ऑपरेट करने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकल के आया, उस दोस्त से पूछा इसके मां बाप कौन है, ये तुम्हारा कौन है? बोले ये मेरा सब कुछ है। बोले सब कुछ नहीं, इसके मां बाप कौन है, बताओ, पूरा इंफॉर्मेशन दो, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा डॉक्टर, मेरा दोस्त अंतिम सांसें गिन रहा है, अभी इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स मत मांगो मुझसे, उसकी जिंदगी की मैं हूं सब कुछ। बोले कौन जिम्मेदारी लेगा? बोले मैं उसका दोस्त जिम्मेदारी लेता हूं, उसका ऑपरेशन करो, उसके मां बाप को आने में बहुत समय लगेगा, और मेरे दोस्त के पास अब वक्त ज्यादा नहीं है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। जैसे ही सुना बच जाएगा, कंट्रोल में है, उसको लगा एक आशा की किरण, मेरा दोस्त बचेगा। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा दोस्त बच तो जाएगा, लेकिन तुम्हारा दोस्त के मस्तिष्क में जोर से चोट लगी है, ये दुनिया नहीं देख पाएगा।
उसने कहा दुनिया नहीं देख पाएगा। बोले इसकी आंखें चली जाएंगी, मेरा दोस्त अंधा हो जाएगा, उसकी आंखें चली जाएंगी। डॉक्टर कुछ भी करो, पैसों की चिंता मत करो, मेरे दोस्त की आंखें नहीं जाना चाहिए, जैसा बने वैसा करो। डॉक्टर ने कहा अस्पताल में सुविधा नहीं है, कोई नेत्र दान करे तो तुम्हारा दोस्त दुनिया देख सकता है। उसने कहा नेत्र दान तुरंत तो मिलते नहीं है नेत्र। उस दोस्त ने आओ देखा ना ताव और कहा कि मेरी आंख निकाल कर एक मेरे दोस्त की आंख में डाल दो। डॉक्टर ने कहा तुम पागल हो रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, अरे तुम क्या निकाल रहे हो आंख। उस दोस्त ने कहा कि डॉक्टर मैं अपने दोस्त के बिना नहीं जी सकता हूं, मेरी आंख निकालो। वो मेरे दोस्त के मेरे पास दो है ना, एक आंख से भी वही दिखता है और दो आंख से भी वही दिखता है। मेरे दोस्त की दोनों आंखें चली गई, वो नहीं देख पाएगा दुनिया, वो मेरा बहुत खास दोस्त है। एक आंख। बोले नहीं, बोले मैं 18 साल से ऊपर का हूं, अपनी जिंदगी का निर्णय खुद ले सकता हूं। मैं बेटे बेटियों से कहता हूं कि जब शादी की उम्र आती है तो तुम कहते हम वयस्क हो गए हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा कि जब शादी विवाह के फैसले करने का अधिकार है तो हमें भी अपनी जिंदगी किसे देना है, इसका अधिकार भी हमें पूरा हुआ करता है। बहुत पैर पकड़ लिए उसने। डॉक्टर ने पूरा लिखाई पढ़ाई की, पूरा लिखा गया। एक आंख निकाली और दूसरे दोस्त के आंख में लगा दी। दोनों दोस्त एक ही बेड में, एक इस पलंग पे लेटा है, एक इस पलंग पे लेटा है, दोनों की आंख में पट्टी बनी हुई है। ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद होश आया उसे। उसने कहा डॉक्टर मेरी एक आंख में दिखता क्यों नहीं है। डॉक्टर बोले कि तेरी दोनों आंखें चली गई थी, तो फिर मेरी एक आंख में क्यों दिख रहा है। बोले किसी ने तुझे आंखें दी है। तो बोले वो भगवान कौन है, पहले मैं उसके दर्शन करना चाहूंगा। बोले वो भगवान कोई और नहीं, तेरे बाजू में लेटा हुआ तेरा दोस्त तेरा भगवान है। उसने दोस्त की तरफ देखा, पलट करके देखा, दूसरा दोस्त भी एक आंख में पट्टी लगी है। भाई उठा अपने पलंग से। डॉक्टर ने कहा उठो मत। बोले नहीं, जिस दोस्त ने मुझे आंखें दी हैं पहले मैं उस दोस्त के दर्शन करना चाहूंगा। भाई उठा अपने पलंग से और उसके पलंग के पास गया। वो लेटा हुआ था, उसके पैर पकड़ के जार जार रोया, फूट फूट कर रोया। और जैसे ही दोनों को कुछ दिन बाद छुट्टी मिली, उसने कहा चल बाइक उठा, फिर घूमने चलते हैं। बोले तुझे वो हादसा याद नहीं। बोले नहीं, आज तो चलेंगे। उसने उठाया, ले गया, दूर जंगल में ले गया। एक छेनी हथौड़ी उठाई और एक पत्थर की शिला पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे आंखें प्रदान की हैं, मुझे दुनिया देखने का अवसर प्रदान किया। उस दोस्त ने पूछा क्यों रे, उस दिन मारा था तो तूने पानी से लिखा था कि मेरे दोस्त ने मुझे मारा, आज तूने छेनी हथौड़ी से क्यों लिखा। बोली इसलिए कि पानी में लिखा जल्दी मिट जाए, वो जो तूने किया है वो जिंदगी भर ना मिट पाए, इसलिए मैंने छेनी हथौड़ी से तेरा नाम लिख दिया कि मेरे सच्चे अच्छे दोस्त ने मुझे आंखें प्रदान की हैं। मेरे भाई ध्यान रखिए, मान्यवर, दोस्त बनाना और निभाना बहुत कठिन काम है। ये वासना का त्योहार नहीं है। अमेरिका में 2 अगस्त 1935 को 2 दोस्त, 2 युवक, एक युवक को फंसा दिया गया। कानून और निगाहों सबूत, कानून सबूत की निगाहों से देखता है, उसे जेल में डाल दिया। दूसरा दोस्त बाहर रहा जेल के, उसे फांसी की सजा सुना दी। ध्यान रखना है, सबूतों की निगाह पर। कहानी लंबी है लेकिन खत्म करता हूं। लटका दिया उसे फांसी पर अमेरिका के कानून ने। जैसे ही दोस्त को पता पड़ा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त को फांसी पर लटका दिया, इतनी अजीज दोस्ती थी, इतनी आत्मीय दोस्ती थी, ये शब्द सुनते ही उस दोस्त को अटैक पड़ जाता है।
कि मेरा दोस्त दुनिया में नहीं रहा, और 2 अगस्त 1935 को वो दोस्त अपने दोस्त की मृत्यु सुनकर प्राणांत हो जाया करता है। ध्यान रखना, अमेरिका की संसद ने निर्णय लिया 3 अगस्त 1935 को कि जो दोस्त अपने दोस्त की मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसे दोस्त दुनिया में नहीं होते। और आज के दिन उन्होंने फ्रेंडशिप डे की घोषणा कर दी पूरी दुनिया में। दोस्ती ऐसी हुआ करती है, दोस्त ऐसे हुआ करते हैं। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करता हूं, तुम आज के दिन उस बलिदान को तो भूल गए, तुम लड़के लड़की दोस्त बन रहे हो। आज तुम फ्रेंडशिप बेल्ट बांधा करते हो, तुम वासना के दोस्त बन रहे हो। आज का दिन वासना का नहीं, बलिदानों का त्योहार हुआ करता है। ध्यान रखना है, ऐसी दोस्ती जिंदगी में। मान्यवर, समय आपका हो गया है, इतना ही आग्रह करता हूं, इतनी ही चीजें मेरी याद रखना प्रवचन की, कि हर रिश्ता बिक सकता है, दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिका करता है। दूसरी बात याद रखना, रिश्तेदारी से भी बड़ी दोस्ती हुआ करती है। ध्यान रखना। और तीसरी बात याद रखना अपने जीवन में, कि अपने दोस्ती जिससे की है उसकी गलतियों का कब्रिस्तान हमारे सीने में होना चाहिए। और अंतिम बात याद रखना, किताबों से बड़ा कोई मित्र नहीं होता इस धरती पर। ध्यान रखना, सबसे अच्छी मित्र किताबें। और जिससे दोस्ती कर ली, उससे जान देने की बारी भी आए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मान्यवर, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर।